and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class 9th. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पहले 3 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल किए हैं, जिसमें हमने बहुत सी चीज़ों की एक्सप्लेनेशंस देखी हैं। हमने बायोलॉजी की बेसिस देखी हैं कि कौन सी चीज़ों पे बायोलॉजी बेस करती है, इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। हम लोगों ने ये देखा है कि साइंसदान जो है वो एक साइंटिफिक प्रॉब्लम कैसे उसको हल करते हैं। हम लोगों ने ये देखा है कि सेल्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, सेल ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी है। हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई बीमारी किसी एरिया में फैलती है तो उसका हमने बायो की ब्रांचेस पढ़ी हैं बहुत तफसील से अपने पहले चैप्टर में, और देखा है कि बायो की जो फील्ड है वो दूसरी फील्ड से कैसे रिलेटेड है। हम लोगों ने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा कि सेल्स किस तरह ऑर्गेनाइज होके किस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को शक्ल देते हैं। हम लोगों ने देखा कि क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, साइंसदान वो कौन से साइंसदान थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन में अपना किरदार अदा किया। हम लोगों ने ये देखा कि ऑर्गेनिजम्स के नाम कैसे रखे जाते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा हमने। हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत तफसील से पढ़ा। हम लोगों ने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा कि एक इकोसिस्टम कैसे बनता है। हम लोगों ने थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा कि ये क्या चीज़ें हैं, ये कौन सी साइंस। असल में ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी हैं ये बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, ये बेस बनाती हैं बायो की। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले अपने 3 चैप्टर्स में कवर की और इनको समझा। अब हम लोगों ने आगे अपना जो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। इसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं जो आपको एक बात बता रहा हूँ वो ये है कि हमने जो अपने पहले 3 चैप्टर हैं उसमें हम लोगों ने तरतीब से बायोलॉजी की बेसिस को पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने उसकी ब्रांचेस को पढ़ा कि हम लोगों ने पूरी बायोलॉजी की फील्ड में किस किस चीज़ को टच करना है। बायोलॉजी की ब्रांचेस के बाद हम लोगों ने ये देखा कि बायो का जो फील्ड है वो दूसरे फील्ड से कैसे रिलेटेड है। फिर हमने ये देखा कि साइंसदान जो हैं वो किस तरह किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने किंगडम्स के बारे में देखा। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखी कि किस तरह क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को। हम लोगों ने वायरस का स्टेटस पढ़ा कि वो वायरस लिविंग में आता है या नॉन लिविंग थिंग में होता है, वो क्या चीज़ है, उसका क्या काम है वायरस का। ये सारी चीज़ें जो बायोलॉजी की बेसिस में हैं, जो 9th क्लास के स्टार्ट के अंदर हमें बताई गई हैं, उसको हमने बहुत तफसील से पढ़ा। 3rd चैप्टर में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा और उसमें हमने देखा कि कैसे मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए गए हैं और किस तरह वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। अब इसी सारी बेसिस की बुनियाद पे आज हम उस लेवल पे बायो के पहुंचे हैं जहाँ पे हमने सेल की डिटेल पढ़नी है कि ये जो दुनिया की शुरुआत हुई थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो किसकी बुनियाद पे हुई थी? एक सेल की बुनियाद पे हुई थी। तो अब हम लोगों ने पहले हमने आउटर स्ट्रक्चर पढ़ा है बायो की चीज़ों का, अब हमने इंटरनल चीज़ों में जाना है। इंटरनली देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की साख्त को अंदर से कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या है जी? सेल्स। हम लोगों ने 2nd चैप्टर में पढ़ा था कि सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, सेल्स के मिलने से टिश्यूज बनते हैं। तो अब हम लोगों ने इस चैप्टर में देखना है कि सेल्स क्या है, सेल्स कैसे बनते हैं, सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं जो वर्क कर रही हैं, प्लांट्स में कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं और एनिमल्स में कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं। ये सारा हमने अब इस चैप्टर में पढ़ना है और टिश्यूज के बारे में देखना है कि टिश्यूज कैसे बनते हैं, प्लांट्स में कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, एनिमल्स में कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं और ये कैसे वर्क कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इस चैप्टर में हमने ये सारी डिटेल पढ़नी है। अब इस चैप्टर में हमने सेल्स के बारे में उनकी तफसील से पढ़ना है, सेल्स एंड टिश्यूज के बारे में। तो सेल्स को जानने के लिए, सेल की तफसील को जानने के लिए सबसे पहले हमें माइक्रोस्कोप का पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है, वो कैसे बनती है, वो कैसे वर्क करती है, उसकी कितनी मैग्नीफिकेशन पावर है, उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है, ये हम लोगों ने सबसे पहले जानना है। तो इसके अंदर हम इस चैप्टर में माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे। हम हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी के बारे में देखेंगे कि कौन से साइंसदान थे जिन्होंने बारी बारी इस चीज़ पे काम किया और आखिर
हम एक सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पे जानने में कामयाब हुए। उसके बाद हमने इस चैप्टर के अंदर ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस पढ़ने हैं। हम लोगों ने ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर एज ए मशीनरी काम कर रही हैं, एज ए अलग-अलग एक डिपार्टमेंट काम कर रही हैं, हम लोगों ने उनके बारे में उनकी तफसील पढ़नी है कि वो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे, क्या चीज़ उनमें पाई जाती है, वो वर्क क्या कर रही हैं, वो सेल के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो इस तरह हम लोगों ने ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस के बारे में डिटेल से पढ़ना है। सेल साइज के बारे में पढ़ना है कि सेल साइज अपनी वॉल्यूम रेशो के मुताबिक सेल का साइज कितना होता है। उसके साथ हमने ये पढ़ना है कि सेल बाहर जो दूसरे सेल्स होते हैं, एक सेल दूसरे से इंटरलिंक कैसे करता है। खुराक का मुतबादल एक जो प्रोसीजर है, पानी और खुराक जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो सेल एक्सचेंज करता है अपनी लिविंगहुड के लिए, वो कैसे एक्सचेंज करता है दूसरे सेल से। हम लोगों ने पैसेज पढ़ना है, वो पैसेज जिसके ज़रिए सेल अपना मटेरियल एक्सचेंज करता है बाहर वाले दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर दूसरे सेल से। इसके बाद हमने सेल की जब डिटेल पढ़ लेनी है, उसके बाद हमने टिश्यू की तरफ जाना है कि प्लांट्स टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं और एनिमल टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो क्या वर्क करते हैं, वो किस जगह पे मौजूद होते हैं। हम लोगों ने टिश्यूज़ की डिटेल पढ़नी है। ये हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि क्या कुछ हम सीख चुके हैं और अब हम आगे इस 4th चैप्टर में क्या कुछ सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि सेल का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिटेल पढ़ेंगे। हम माइक्रोस्कोपी के बारे में जानेंगे कि माइक्रोस्कोपी किसको कहा जाता है, माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है, उसका क्या फंक्शन है। इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमें बताया गया है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़, जिसमें सबसे पहले हमें एक एग्जांपल दी गई है कि बटरफ्लाई की जो वो एक शीट ऑफ सेल है। उसके बाद 2-3 और एग्जांपल्स दी गई हैं आपकी बुक में। उन्होंने बताया है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़, उसके बनने में सेल का बुनियादी किरदार है। एक सेल है, एक वो बुनियादी इकाई है जो हर चीज़ को आगे जन्म देती है। उसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे इर्द गिर्द हम जिधर भी गौर करें, एक पेंसिल है तो वो सेल से मिलकर बनी है, अगर कोई खाने की चीज़ है तो वो किसी सेल से मिलकर बनी है, तो वो भी सेल से मिलकर बना है। उन्होंने कहा है कि सब ऑर्गेनिजम्स लिविंग सेल से मिलकर बने हैं, एक सेल से मिलकर बने हैं। बस फर्क ये है कि कुछ एक सेल से मिलकर बना है एक ऑर्गेनिज्म, और जो हम इंसान हैं जैसे और दूसरे कुछ बड़े जानवर हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। अब हम बात करते हैं जी सबसे पहले माइक्रोस्कोपी की। अब हमारा जो इंट्रोडक्शन के बाद पहला टॉपिक है वो है जी माइक्रोस्कोपी एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। इसके अंदर हमने ये देखना है कि माइक्रोस्कोपी किसको कहते हैं और इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, कैसे सेल थ्योरी जो थी वो इमर्ज हुई। एक सेल ने अपनी शनाख्त, अपनी उसका जो टोटल उसके अंदर हमने जो स्टडी की, जो साइंसदानों ने एक सेल को दुनिया के सामने पेश किया, वो कैसे इमर्ज किया दुनिया के सामने एक सेल। हमने इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी पढ़नी और सबसे पहले हमने क्या सीखना है, माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी की डेफिनेशन हमारी बुक में लिखी है कि द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। अच्छा जी, इस माइक्रोस्कोप के टॉपिक के अंदर हमें पता है कि हम माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं। नॉर्मल रूटीन में लैब्स के अंदर माइक्रोस्कोप पड़ी होती है, उसका क्या फंक्शन होता है कि किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को उसने हमें लार्जर करके दिखाना होता है। तो इसके अंदर 2 टर्म्स माइक्रोस्कोपी के अंदर यूज होती हैं। वो कौन कौन सी टर्म्स हैं, एक मैग्निफिकेशन और दूसरा रेजोल्यूशन, इसको हम रिजॉल्विंग पावर भी कहते हैं, और एक मैग्निफिकेशन। तो ये 2 टर्म्स हैं, हमने इन 2 टर्म्स को समझना है। बस यही जो है ये माइक्रोस्कोप के फंक्शन को ओवरऑल डिफाइन करती हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन लफ्ज़ पे अगर हम गौर करें, असल में बायोलॉजी के अंदर और बाकी भी साइंसेस के सब्जेक्ट में अगर हम उसके लफ्ज़ को समझ जाया करें तो हमें उसका सारा मफहूम समझ आता है। इसलिए सबसे पहले आप उसके लफ्ज़ को समझने की कोशिश किया करें, बजाय ये कि उसको ऊपर से देखा और बस उसकी डेफिनेशन याद कर दी। इस तरह फिर वो चीज़ें जो है वो भूल जाती हैं थोड़े अरसे के बाद। तो मैग्निफिकेशन, अगर हम इसके लफ्ज़ पे गौर करें कि मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पहले से ज़्यादा बेहतर हालत में लाना, उसको मैग्नीफाई करना। तो मैग्निफिकेशन
बायोलॉजी की टर्म है, इसके अंदर मैग्नीफाई का मतलब है कि किसी चीज़ के साइज को, उसका जो एक ज़ाहिरी साइज है उसको ज़रा बढ़ा के दिखाना, उसको बिल्कुल वाजे करके दिखाना। तो ये आता है जी मैग्निफिकेशन की टर्म कि इंक्रीज इन अपीरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं जी मैग्निफिकेशन। और उसके बाद है हमारे पास रेजोल्यूशन, एंड इसको हम रिजॉल्विंग पावर भी कहते हैं। तो रिजॉल्व का जो बायो में वर्ड है वो ऐसे ही है जैसे हम मैथ में डिवाइड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, रिजॉल्व कर देना, दो चीज़ों को अलग-अलग करना। इसी पहले हमारे माइक्रोस्कोपी के पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ह्यूमन की जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.10 मिलीमीटर है। 0.10 मिलीमीटर से क्या मुराद कि अगर जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मींस अगर ये जो दो डॉट मैंने डाले हैं, इसको हम लोग, हमारी जो ह्यूमन आई है वो रिजॉल्व कर सक रही है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है दूर से कि इनके अंदर डिफरेंस है, इनके डिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल मैं करीब यहाँ पे इनको लगा दूँ एक दूसरे के साथ, तो हमारी जो ह्यूमन आई है वो इसको रिजॉल्व नहीं कर सकेगी, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगी। तो अगर हमें 0.05 मिलीमीटर दे दिया जाए तो हमारी ह्यूमन आई उसको रिजॉल्व नहीं कर सकती, जबकि 0.10 मिलीमीटर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उनमें हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिजॉल्विंग रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर से क्या मुराद हुआ कि दो चीज़ों को अलहदा करना, डिफ्रेंशिएट करना। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी सीन विद ए नेकेड आई इज नोन एज रेजोल्यूशन। वो जो डिस्टेंस है दो चीज़ों के दरमियान जो उनको डिफ्रेंशिएट करता है कि वो चीज़ अलग है और दूसरी चीज़ अलग है, इसको हम रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं जो माइक्रोस्कोप के यूज़ में इस्तेमाल होती हैं, और माइक्रोस्कोपी को समझने के लिए हमें इन दो टर्म्स का समझना ज़रूरी है। मैग्नीफिकेशन एक ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करके दिखाना मैग्नीफिकेशन, और रेजोल्यूशन दो चीज़ों के दरमियान जो डिफरेंस हमारी आई साइट क्रिएट करती है उसको हम रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर का नाम देते हैं। और वो मैंने आपको एक डॉट से समझा दिया कि हमारी ह्यूमन आई का जो रेजोल्यूशन है, रिजॉल्विंग पावर है, वो 0.10 मिलीमीटर है। जबकि जो चीज़ अगर इससे कम हमें कोई चीज़ हमारे सामने आके आए तो हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हमारी रिजॉल्विंग पावर इतनी नहीं है। अगर हमने अपनी रेजोल्यूशन को बढ़ाना है और मैग्नीफिकेशन को बढ़ाना है, हमने कोई टीनी ऑब्जेक्ट को देखना है, टीनी किसी चीज़ पे गौर करना है, तो हमें लेंसेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को उसके मैग्नीफाई करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो लेंसेज माइक्रोस्कोप के अंदर यूज़ होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं और रिजॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर में आगे हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।